नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं पार ब्रेकफास्ट। नया कारोबारी हफ्ता है और नतीजों के लिहाज से काफी बड़ा हफ्ता है। पिछले हफ्ते एक टग ऑफ वॉर हमने इंडियन मार्केट्स में देखी। एक तरफ आईटीसी जो कि बुरी खबरों के बीच में मार्केट्स को नीचे ड्रैग करने की कोशिश कर रहा था, वहीं सपोर्ट मिला रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से नंबर्स और साथ ही स्मार्ट हैंडसेट की अनाउंसमेंट, जिसने रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में एक अच्छा बाइंग मोमेंटम पिछले हफ्ते इमर्ज होता हुआ देखा। इंटरेस्टिंग ये है कि आज कई हाउसेस की रिपोर्ट आई है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जिन्होंने टारगेट्स को इंक्रीज किया है और अब ज्यादातर हाउसेस की ओर से 1700 की बजाय 1900 के टारगेट्स आ रहे हैं। लेकिन आज रिजल्ट्स हैवी डे है। आज एचडीएफसी बैंक एक बड़ा बैंक रहेगा और इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते कई ऐसे बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं जो कि अपने नंबर्स पेश करेंगे। इन सब पर हम बातचीत करेंगे। आज की जो की हाईलाइट्स है वो भी आपको बताएंगे। एविएशन स्पेस एक फोकस में रहने वाला है, उस पर भी ध्यान देंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं एसजीएक्स निफ्टी वो क्या इंडिकेशन दे रहा है। एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट लेकिन नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। 11 पॉइंट्स डाउन। एसजीएक्स निफ्टी 9901 के लेवल्स पर है। लेकिन क्यूज इंटरनेशनल मार्केट से क्या है, सबसे पहले उन्हें समझ लेते हैं और उसके बाद आज की बड़ी खबरों की ओर रुख करेंगे। संदीप हर रोज की तरह हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स का हाल लेकर उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या इंडिकेशंस मिल रही हैं एशियन मार्केट्स का अभी का बिहेवियर देखें या फिर यूएस मार्केट की फ्राइडे की क्लोजिंग, तो कोई बहुत एनकरेजिंग हैंडओवर तो मिला नहीं है, लेकिन कुछ न्यूज फ्लो या फिर मोमेंटम जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? कमजोर संकेत हैं दीपाली। आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी 11 पॉइंट के आसपास की कमजोरी दिखा रहा है। एशियन मार्केट्स को देखिए कमजोर शुरुआत आज एशियन मार्केट्स में देखने को मिली है और जो वजह है वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स देखिए आप एक साल से भी ज्यादा के निचले स्तर पर है। निके देखिए 20,000 के नीचे है, 1% के आसपास का कट आपको नजर आएगा। और इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स अगर आप देखें तो 94 का जो की लेवल है उसके भी अब नीचे कारोबार कर रहा है और ये दरअसल एशियन मार्केट्स के लिए काफी कमजोरी का संकेत है, क्योंकि डॉलर के हिसाब से इनकी जो करेंसीज है या तो फिर इनकी जो इकोनॉमीज है वो काफी हद तक निर्भर करती है कि इनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो किस तरह से होंगे। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो यूएस में क्लोजिंग हुई है शुक्रवार को, वो भी नेगेटिव टोन के साथ ही देखने को मिली, हल्की कमजोरी थी। और जो मेन ट्रिगर है कि बुधवार से फेड की 2 दिन की बैठक शुरू होने वाली है। हालांकि इस बैठक में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका नहीं है, लेकिन जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड की जो बिकवाली है वो शुरू होने के ऊपर जो टाइमलाइन है वो बाजार सुनना चाहता है। लेकिन उससे पहले दीपाली अगर आपको याद हो तो हेल्थ केयर बिल के ऊपर कोई भी खास जो सहमति है वो नहीं बन पाई। उसके साथ साथ ट्रंप सरकार के खिलाफ जो एक्शंस हैं वो बढ़ सकते हैं, जांच बढ़ सकती है। ये कुछ फैक्टर्स है जो कि डॉलर को ड्राइव कर रहे हैं नीचे की ओर। उस वजह से आप देखिए जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज है वो काफी कमजोरी के साथ बंद हो रही है और कारोबार कर रही है। और यूरोपियन मार्केट्स भी देखिए आधे से 1.25% के आसपास की कमजोरी के साथ कल वहां पे क्लोजिंग देखने को मिली। तो ओवरऑल देखा जाए जो सेटअप है ग्लोबल मार्केट से वो काफी कमजोर नजर आ रहा है। कहीं पे भी ग्रीन टिक्स नजर नहीं आ रहे, तो आप कह सकते हैं आज एक सॉफ्ट शुरुआत हो सकती है इंडियन मार्केट्स की। हाँ, तो इंडिकेशंस बहुत अच्छे नहीं है इंटरनेशनल मार्केट्स की ओर से। और जैसा संदीप ने बताया भी कि यूएस मार्केट्स की क्लोजिंग देखें या फिर एशियन मार्केट्स की ओपनिंग एक सॉफ्ट ओपनिंग के ही संकेत अभी दर्शा रही है। क्रूड प्राइसेस पर स्पेशली ध्यान देना होगा इंटरनेशनल मार्केट्स में। हालांकि क्रूड फिर से कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बैठक है ओपेक और नॉन ओपेक देशों की प्रोडक्शन कट को लेकर वो काफी क्रूशल रहेगी। ये इस बैठक से भी क्या कुछ इंडिकेशंस आने की संभावना है संदीप? इनफैक्ट दीपाली जो बैठक है इससे पहले एक रॉयटर्स के हवाले से खबर निकल के सामने आई कि जुलाई महीने के जो नंबर्स निकल के आएंगे ओपेक के, उसमें जो उत्पादन में बढ़ोतरी है वो करीब 1.5 लाख बैरल के आसपास की हो सकती है। ये बैठक भी आज अगर आप देखें तो इसी चीज के ऊपर फोकस करने पे है कि जो फैसले लिए गए थे ओपेक की बैठक में उनको कैसे अमल किया जाए, क्योंकि बात तो हुई थी कि प्रोडक्शन कट होगा 18 लाख बैरल प्रतिदिन का, लेकिन अब भी अगर आप देखिए 2 महीने से लगातार ओपेक की ओर से जो प्रोडक्शन है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो एक तो जो फैसले लिए गए उसके ऊपर अमल हो, और दूसरी बात जो क्रूड इन्वेंट्रीज है वो लगातार बढ़ रही है, तो उसको कैसे कम किया जाए। ये 2 मेन मुद्दे हैं जब आज ये रशिया में बैठक होगी जिसमें ओपेक और नॉन ओपेक देश दोनों शामिल होंगे। ये 2 मुद्दे हैं जो कि खासतौर पे फोकस में रहेंगे। लेकिन उससे पहले 2.5% की कमजोरी WTI क्रूड में शुक्रवार को रही और $46 के आसपास के लेवल से आप देखने को मिल रहे हैं। हाँ, फ्राइडे के सेशन में भी 2.5% इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड नीचे आया है और अभी भी अगर हम देखें तो बायस नेगेटिव ही है क्रूड का। ये इंपॉर्टेंट बैठक है जिसके आउटकम्स को डेफिनेटली क्रूड मार्केट काफी क्लोजली वॉच करेंगे। शुक्रिया आपका संदीप ये बताने के लिए। एक बात देख लेते हैं पिछले सेशन में एफआईएस डीआईएस का रुख क्या रहा है और आज का आउटलुक समझ लेते हैं। एफआईएस एफपीआईएस ने पिछले सत्र में बहुत मामूली क्वांटम, लेकिन अच्छी बात यह है कि बायस उनका पॉजिटिव रहा इस सीरीज की शुरुआत से ही। 13 करोड़ की बाइंग उन्होंने पिछले सेशन में की है। डीआईएस की ओर से भी बाइंग आई है करीब 147 करोड़ की। आज मार्केट का ट्रेंड एक रेंज में रह सकता है और जो सीमित दायरे में कामकाज होने की उम्मीद है। जो रेजिस्टेंस रहेगा इंडेक्स का वो 9950 रहेगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स देखें
तो 9880 के रहेंगे। आज के सेशन में प्राइवेट बैंकिंग स्पेस लाइमलाइट में रहेगा। एचडीएफसी बैंक के आज नंबर्स आने हैं। एविएशन स्टॉक्स पर आप फोकस कीजिए। एक तो क्रूड की मोमेंटम इस पूरे स्पेस को इम्पैक्ट करेगी और काफी सारा ऐसा न्यूज फ्लो भी है जो कि स्पेसिफिक शेयर्स पर अपना असर डालेगा, फिर चाहे वो जेट एवेज हो या फिर इंडिगो हो, जहां पर खबरें हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने इंडिगो से अपने जो होल्डिंग है उससे वो बाहर निकले हैं। बड़े अर्निंग्स में एचडीएफसी और अंबुजा सीमेंट के नंबर्स पर आज के सेशन में नजर रहेगी। अब एक आउटलुक ले लेते हैं। मिहिर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एडिटर जी बिजनेस। मिहिर, गुड मॉर्निंग। ये हफ्ता ही इनफैक्ट मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हफ्ता रहेगा। एक तो एक्सपायरी है और दूसरा ये कि काफी बड़े अर्निंग्स हैं जो कि इस हफ्ते आने हैं, स्पेशली प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के। एल&टी, मारुति जैसे दिग्गज अपने नंबर्स पोस्ट करेंगे। क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? क्या रेंज बाउंड मोमेंटम ही रहेगा या फिर अर्निंग्स अगर सपोर्ट आया तो 10,000 का लेवल भी हम पार कर सकते हैं? नहीं, देखिए, एक्चुअली इंडेक्स को अगर देखें तो यही लग रहा है कि रेंज बाउंड रहेगी मूवमेंट। पिछले हफ्ते भी आपने देखा होगा जिस तरह का डेटा था, तो जो 9930 9940 का जोन है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा मार्केट के लिए, एंड ऑन द लोअर एंड 9800। लेकिन ये जरूर है कि प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, मारुति, एल&टी, इसमें से अगर कोई भी एक या दो पॉकेट्स में पॉजिटिव सरप्राइज मिलता है तो ये केपेबल है मार्केट को 10,000 तक ले जाने के लिए, बिकॉज गैप काफी कम है। जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी हेल्प कर सकता है क्योंकि आप देखिए फ्राइडे की अनाउंसमेंट के बाद आज बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं हाउसेस की ओर से जिन्होंने टारगेट्स को इंक्रीज किया है। अब 1900, 2000 के बियॉन्ड तक के टारगेट्स भी आ रहे हैं आरएल पर। रिलायंस बिल्कुल हेल्प कर सकता है, और रिलायंस में और एक चीज ये भी है कि अगर ये जो सारी अर्निंग्स इस हफ्ते आने वाली है, अगर उसमें कहीं पर डिसअपॉइंटमेंट भी आता है तो रिलायंस एक सेफ्टी नेट के तौर पे काम कर सकता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे सकता है मार्केट को। चलिए, शुक्रिया मिहिर आउटलुक शेयर करने के लिए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज डेफिनेटली फोकस में रहेगा इस पूरे हफ्ते के दौरान भी। कुछ ही देर में हम आपको हाउसेस की रिपोर्ट्स बताएंगे भी। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक, ये बड़े प्राइवेट बैंक है जो अपने नतीजे इस हफ्ते पेश करेंगे। आज एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आने हैं। एसजेएक्स निफ्टी अब थोड़ा और कमजोर हुआ है और अब ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स डाउन 9893 के लेवल्स पर है। फोन लाइन पर हमारे साथ अब जगदीश ठक्कर मौजूद हैं जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं। जगदीश जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो इंडेक्स पर आपका व्यू क्या रहेगा, कीपिंग इन माइंड की एक्सपायरी वीक है, रिजल्ट्स हैवी वीक है, और क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज को आप काफी क्लोजली ट्रैक भी करते हैं, अगर आपका आउटलुक खरीदारी का है इंडेक्स पर तो क्या इसमें आपने ये मान के चला है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज सपोर्ट कर सकता है? गुड मॉर्निंग दीपाली जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। रिलायंस इंडस्ट्री तो सपोर्ट करेगा ही करेगा। मुझे लगता है कि आईटीसी जो एक शेयर है काफी पीछा हुआ शेयर है, तो उसका बॉटम लाइन बन चुका है। वो अभी मेरे ख्याल से एक्सपायरी के वीक में आपको एक अच्छा गेज देगा। वो भी काफी वेटेज रखता है सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर। दूसरा, मुझे उम्मीद है हिंदुस्तान यूनिलीवर से, उसमें भी मैं काफी एक बढ़त देख रहा हूँ। जिस तरह से बारिश अच्छी तरह से गिर रही है, तो 3-4 जो हैवी रेट्स है, और जैसे प्राइवेट बैंक का आपने अभी जिक्र किया, उनके नतीजे सभी के सभी अच्छे ही आने वाला है, तो वो भी एक इंडेक्स और निफ्टी पे काफी वेटेज रखते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट का जो अंडरटोन है अभी भी बुलिश है। तो आज के लिए मैं जो है खरीदारी का ही मेरा जो कॉल है विथ टारगेट ऑफ 9940, और अभी जैसे बताया कि जो बॉटम लाइन है उस पे है 9870, वहां पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इसी रेंज में आज शायद रहेगा। दूसरी एक पॉजिटिव चीज मैंने देखी शुक्रवार को कि एफआईआई और डीआई दोनों ने खरीदारी की है। दोनों में से किसी ने बिकवाली की नहीं है, चाहे आंकड़े कितने भी छोटे हो, लेकिन जो उनका है मूड तो खरीदारी का ही था। ठीक है, स्टॉक्स कौन से रेकमेंड करेंगे जगदीश जी आज के लिए? एक सेल कॉल है हिंदुस्तान हिंडाल्को का, एक जो है उसमें सेल कॉल है विथ टारगेट ऑफ 211, क्योंकि वो काफी रन अप हो चुका है, ऑलमोस्ट अपने राइट साइड हाई पे चल चुका है, और विथ टारगेट ऑफ 211 और स्टॉप लॉस ऑफ 216। दूसरा बाय कॉल है मेरा जी एंटरटेनमेंट। काफी बिछड़ा हुआ शेयर था, कई दिनों से मार्केट में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, अपने 500 के घूम रहा था। अभी 2 दिन से उसमें अच्छी बढ़त देखी है। काफी जो ब्रोकिंग हाउस है वो भी बहुत बुलिश है, तो आज बाय कॉल है विथ टारगेट ऑफ 565 और स्टॉप लॉस ऑफ 545। चलिए, शुक्रिया जगदीश जी आपका। तो जी एंटरटेनमेंट नंबर्स भी आने हैं। जी एंटरटेनमेंट क्या नंबर से पहले चला भी है, 565 के इनके टारगेट से 545 का स्टॉप लॉस। डिस्क्लोजर पे दे दे कि एसएल समूह की ही कंपनी है जी एंटरटेनमेंट, और जो दूसरा ट्रेड इन्होंने रेकमेंड किया है जी एंटरटेनमेंट के अलावा वो रहेगा हिंडाल्को, तो इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन आज बड़े अर्निंग्स का दिन है। एचडीएफसी बैंक, अंबुजा सीमेंट, इनके नंबर्स आज आने हैं, और नंबर्स कैसे रह सकते हैं पूजा से जान लेते हैं। पूजा हमारे साथ मौजूद है। पूजा, बताइए नंबर्स को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस है? जी, 2 बड़ी कंपनीज, निफ्टी कंपनीज के नतीजे आने हैं, और सबसे पहले शुरुआत एचडीएफसी बैंक से करते हैं। एचडीएफसी बैंक, जिस तरह से सभी अभी तक रिटेल बैंकों के नतीजे आए हैं,
उसी तरीके के नंबर्स आएंगे इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के जिस तरह के नंबर्स देखने को मिले थे। एचडीएफसी बैंक से भी स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स की ही हम उम्मीद कर रहे हैं। ग्रॉस एमपी के फ्रंट पर भी स्टेबल अनुमान है, लेकिन क्योंकि इंडसइंड बैंक के नंबर्स में हमने देखा था कि सेगमेंटल थोड़ा प्रेशर कुछ अकाउंट्स में देखने को मिला था। अगर एचडीएफसी बैंक के इसमें भी इस तरह के कुछ नंबर्स आते हैं तो वो शायद एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो स्टेबल नंबर्स की उम्मीद। एनआईआर और पैट जिस तरह से ट्रेंड बरकरार रहा है उसी तरीके का ट्रेंड बना रहेगा और मुनाफे में हमारा अनुमान है कि 20% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन अब अंबुजा सीमेंट के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के आय और मुनाफे के फ्रंट पर ग्रोथ देखने की उम्मीद है। कंपनी के अन्य आय में 10% की बढ़त होगी। टैक्स दर में करीब 27 से 25% रहने का अनुमान है, तो इन दोनों को ही सपोर्ट कंपनी के मुनाफे के फ्रंट पर देखने को मिलेगा और अच्छे रियलाइजेशन की वजह से भी आय में सुधार देखने को मिलेगा। तो रेवेन्यू में 9.3% की बढ़त और मुनाफे में करीब 1.4% की बढ़त देखने की उम्मीद है, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल सकता है अंबुजा सीमेंट के संदर्भ में। ठीक है, तो अंबुजा सीमेंट और एचडीएफसी बैंक के दो इंपॉर्टेंट नंबर्स आज के लिए रहेंगे और एचडीएफसी बैंक के नंबर्स को से डिसेंट एक्सपेक्टेशंस हैं और आज मार्केट आवर्स के दौरान नंबर्स आ जाएंगे। फिर शाम को 5 बजे एक एनालिस्ट कॉन कॉल भी होगी। लेकिन एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड एक बात और आपको बता दें कि बैंकिंग में ही एक और अर्निंग आया है ओवर वीकेंड, वो इंडियन बैंक का काफी अच्छे नंबर्स आए हैं जहां पर एसेट क्वालिटी फ्रंट पर स्पेशली काफी इंप्रूवमेंट दिखी है। लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आज खबरों में है। रुक कर लेते हैं स्टॉक्स टू वॉच का। पूजा अर्निंग्स तो आपने बताए अंबुजा और एचडीएफसी बैंक के, अब स्टॉक्स बताइए जहां पर स्पेसिफिक खबरें हैं अदर देन अर्निंग्स या फिर अर्निंग्स ही सही। जी, क्योंकि बाजार बंद होने के बाद ओवर द वीकेंड काफी सारे मिड कैप कंपनीज के भी नंबर्स आए हैं और काफी अच्छे नंबर्स देखने को मिले। अर्निंग्स के बारे में बताइए जहां पर आज मोमेंटम देख सकते हैं। तो परसिस्टेंट सिस्टम्स की पहले बात करते हैं। उम्मीद से काफी अच्छे नंबर्स आए हैं। डॉलर आई की बात करें तो करीब 2.8% की ग्रोथ का अनुमान कर रहे थे हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन 3.6% की ग्रोथ देखने को मिली है और मुनाफे और रेवेन्यू के फ्रंट पर भी काफी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट की है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहां पर भी हम कह सकते हैं कि जो बैन का इम्पैक्ट है वो तो इस क्वार्टर था ही रेवेन्यू के फ्रंट पर, लेकिन कमेंट्री काफी पॉजिटिव है। कंपनी का कहना है कि आगे चल के जो इम्पैक्ट है उसका असर धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई देगा। और अप्रैल 2016 में बिहार में जो बैन लगा था उसकी वजह से कंपनी को करीब 36 करोड़ की प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी, तो इसके सामने कंपनी को लगा कि अब उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है, तो कंपनी ने अपनी 28 करोड़ की प्रोविजनिंग का रिवर्सल किया है और टैक्स राइट बैक के भी चलते, इन दोनों ही फैक्टर के चलते मुनाफे में काफी अच्छी ग्रोथ इस बार देखने को मिली है और मुनाफे में 45% की ग्रोथ डिस्पाइट द बैन, काफी अच्छी ग्रोथ इस बार मुनाफे के फ्रंट पर देखने को मिली है। डी मार्ट, यहां पर भी शानदार नंबर्स कंपनी की तरफ से। फाइनेंस कॉस्ट में कमी का एक फायदा मिला है कंपनी को। मुनाफे की बात करें तो 48% की ग्रोथ और रेवेन्यू में 43% की ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट की है। आईआईएफएल, यहां पर भी शानदार नतीजे। कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि इस बार मार्केट पार्टिसिपेंट काफी मार्केट में जो पार्टिसिपेशन था वो काफी अच्छा देखने को मिला। हर सेगमेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है कंपनी में, उसी के चलते देखिए शानदार ग्रोथ इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है। मुनाफे में अच्छी खासी ग्रोथ इस बार देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ और खबरों पर नजर डालें तो दीपक नाइट्राइट समेत कुछ फार्मा और केमिकल स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। यहाँ खबर निकल कर आ रही है कि सोडियम नाइट्राइट जो कि चाइना से इंपोर्ट किया जाता है, वहां पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की योजना है। करीब 72.95 प्रति टन डॉलर की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है और क्योंकि दीपक नाइट्राइट ने ये एप्लीकेशन दी थी इसके चलते ये स्टॉक फोकस में रहेगा। इस केमिकल का जो इस्तेमाल है वो काफी सारी केमिकल और फार्मा कंपनीज करती हैं, तो ये तमाम कंपनीज भी आज फोकस में रहेंगी। जस्ट डायल, आज कंपनी के नतीजे भी हैं और इसके अलावा बोर्ड की बैठक भी होगी जिसमें कि बायबैक पर विचार किया जाएगा और इसके चलते ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। ठीक है, शुक्रिया पूजा आपका। तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जहां पर आप ध्यान दे सकते हैं। आज के सेशन में खबरें हैं, अर्निंग्स का इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन टाटा ग्रुप में हम कांस्टेंट रिस्ट्रक्चरिंग की खबरें सुन रहे हैं और अब खबर आई है कि टाटा ग्रुप अंडर परफॉर्म करने वाली कंपनियों को बेच सकती है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इसके साफ संकेत दिए हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि कंपनी सुर्खियों में आने के लिए किसी कारोबार को बंद या फिर उसकी बिक्री नहीं करेगी, बल्कि ऐसा तभी होगा जब ये तय हो जाएगा कि उस कारोबार से रिटर्न नहीं मिल रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टाटा ग्रुप के पोर्टफोलियो को हर हाल में बेहतर बनाया जाएगा। चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा ग्रुप की हर कंपनी, पहले ये दूसरे
पोजीशन पर हो ये जरूरी नहीं, लेकिन ये जरूरी है कि वो कंपनी उस सेक्टर की टॉप कंपनियों में शुमार हो। टाटा मोटर्स की नैनो कार को लेकर बंद करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने नैनो की हालत और खराब है ये उन्होंने माना, लेकिन नैनो को बंद करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।